2024 का संग्राम, किसकी जीत किसकी हार, जनता के मन को कौन भाया, किसका पलड़ा भारी, कौन मारेगा बाजी, जनता का मूड तय करेगा परिणाम। लोकसभा चुनाव 2024 का बिजुल बज चुका है। उत्तराखंड में भी सियासी हलचल तेज हो चली है। बीजेपी ने अपने सभी प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। बीजेपी के सभी प्रत्याशियों ने अपनी अपनी लोकसभा में प्रचार भी शुरू कर दिया है। चुनाव आयोग के मुताबिक उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर एक ही चरण में चुनाव संपन्न होंगे। उत्तराखंड में हमेशा से ही ऐसा ट्रेंड रहा है। उत्तराखंड में पहले चरण के लिए 19 अप्रैल के दिन मतदान होंगे। पहले चरण में 19 अप्रैल को देवभूमि की 5 सीटों पर मतदान होगा। इनमें टिहरी, गढ़वाल, अल्मोड़ा, नैनीताल, हरिद्वार शामिल है। देश भर में पहले चरण में 102 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी, जिनमें देवभूमि की भी 5 सीटें शामिल हैं, जिनके लिए प्रत्याशियों ने नामांकन शुरू कर दिया है। गजट नोटिफिकेशन 20 मार्च को जारी हो चुका है। नामांकन की शुरुआत 27 मार्च से, नामांकन का आखिरी दिन 30 मार्च है। नामांकन की जांच 30 मार्च को ही होनी है। वहीं वोटिंग का दिन 19 अप्रैल है, तो मतगणना 4 जून को होगी। देवभूमि एक ही चरण में मतदान कराने के लिए पूरी तरह तैयार है। उत्तराखंड लोकसभा चुनाव हमेशा से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ चुनाव कराता रहा है। उत्तराखंड की हरिद्वार, नैनीताल, पौड़ी, गढ़वाल, अल्मोड़ा लोकसभा सीटें हैं। इन सीटों पर बीजेपी किस किस को मैदान में उतारती है, चलिए ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। टिहरी से माला राज्य लक्ष्मी शाह, गढ़वाल से अनिल बलूनी, अल्मोड़ा से अजय टमटा, नैनीताल से अजय भट्ट, हरिद्वार से त्रिवेंद्र सिंह रावत मैदान में हैं। इस छोटे से राज्य में यूं तो महज 5 लोकसभा सीटें हैं, लेकिन राजनीतिक दृष्टिकोण से उत्तराखंड खासा महत्वपूर्ण है। यहाँ के 83 लाख से ज्यादा मतदाता के मत तय करते हैं कि कौन राजा गद्दी पर विराजेगा और कौन राजगद्दी को गवाएगा। चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं उत्तराखंड का चुनावी समीकरण। उत्तराखंड में कुल मतदाता 83,21,000 से ज्यादा, पुरुष मतदाताओं की संख्या 43,08,000 से ज्यादा, महिला मतदाता 40,12,000 से ज्यादा, युवा मतदाताओं की संख्या 1,45,202, दिव्यांग मतदाताओं की संख्या 79,965, थर्ड जेंडर की संख्या 297। टिहरी की बात करें तो टिहरी में 15,74,000 मतदाता हैं, गढ़वाल में 13,66,000 मतदाता, अल्मोड़ा में 13,37,000 मतदाता, नैनीताल में 20,10,000 मतदाता, हरिद्वार में 20,31,000 मतदाता हैं। उत्तराखंड चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने भी तैयारी की है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम ने कहा, यह अच्छा है कि चुनाव और त्योहारों के सीजन एक साथ चल रहे हैं। हम सभी राजनीतिक दलों से आग्रह कर रहे हैं वो किसी भी तरह का धार्मिक या राजनीतिक प्रचार न करें। ये अच्छी बात है कि चुनावी सीजन और त्योहारों का फेस्टिवल का सीजन साथ साथ चल रही है। लोगों में ये बहुत अच्छी बात है कि खुशियों का माहौल बनी रहेगी। सो ये अच्छा मौका है। सो हम सारी पॉलिटिकल पार्टी से अनुरोध कर रहे हैं कि आप लोग किसी टाइप का धार्मिक प्रचार प्रसार ना करें। अगर कोई किसी खर्चा अगर हमारे पास जो भी न्यूज़पेपर ऐड या टीवी में ऐड जो भी दे रहे वो पहले एक मीडिया मॉनिटरिंग सर्टिफिकेशन कमेटी एक बनी हुई है, वहां से पास करा के तब वो ऐड दिया जा सकता है। और जहां तक कोई प्राइवेट आदमी उनका घर के ऊपर झंडा लगाएगा, अगर किसी व्यक्ति विशेष पार्टी का झंडा लगाए तो कैंडिडेट का झंडा लगाए तो उनका खर्चे में बुक होगा। उत्तराखंड में बात अगर 5 लोकसभा सीटों की करें तो अल्मोड़ा में पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा जिला, चंपावत जिला आते हैं। नैनीताल सीट में नैनीताल जिला, उधम सिंह नगर जिले आते हैं। टिहरी संसदीय सीट पर उत्तरकाशी जिला, देहरादून जिले के कुछ विधानसभा क्षेत्र आते हैं। हरिद्वार संसदीय सीट पर देहरादून जिले के कुछ विधानसभा क्षेत्र और हरिद्वार जिला शामिल है। पौड़ी गढ़वाल संसदीय सीट में चमोली जिला, रुद्रप्रयाग जिला, टिहरी जिले के कुछ विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। पौड़ी जिला और नैनीताल जिले के कुछ विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। वहीं अगर उत्तराखंड के गठन के बाद लोकसभा चुनावों के इतिहास पर नजर डालें तो
उत्तराखंड में साल 2004 में हुए पहले लोकसभा चुनावों में मिश्रित जनादेश आया। 2009 में फिर से जनता ने कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में जनादेश सुनाया। 2014 के चुनावों में मोदी लहर पर सवार बीजेपी ने परचम लहराया। 2019 में भी उत्तराखंड की जनता ने बीजेपी पर ही भरोसा जताया। उत्तराखंड ने लोकसभा के रण में बेहद दिलचस्प मोड़ ले लिया है। ऐसे में जनता का मूड क्या कहता है, ये जानना भी बेहद जरूरी है। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और सारे राजनीतिक दल जो हैं वो अपने पूरे सब्बो सवाब में आ चुके हैं। कोई भी प्रत्याशी चाहे वो भाजपा का हो या कांग्रेस का हो, अपनी हर जोड़ तोड़ की राजनीति में लगा हुआ है। चाहे वो आम आदमी से मिलना हो या फिर बैठकें करना, लगातार ये क्रम जारी है। हालांकि नैनीताल और हरिद्वार दो ऐसी सीटें हैं जहां कांग्रेस अपना प्रत्याशी अभी तक घोषित नहीं कर पाई है, लेकिन बहरहाल पूरे प्रदेश की अगर बात की जाए तो पूरे प्रदेश में चुनावी माहौल जो है वो चरम पर है। इसी क्रम में हम हल्द्वानी के एक पार्क में आए हैं जहां कुछ लोग हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे कि क्या उत्तराखंड का माहौल कहता है। सर, स्वागत है जनता टीवी पे। जी सर, उत्तराखंड में भी लोकसभा चुनाव पूरी चरम पर है। किस तरीके का माहौल लगता है? राजनीतिक दल जो हैं, चाहे वो कांग्रेस हो या भाजपा हो, किस तरीके की तैयारी कर रही हैं या प्रत्याशी कैसे हैं? देखिए, आपने जो बात बोली है, भाजपा हो कांग्रेस हो, तो अभी कांग्रेस का इस नैनीताल उधम सिंह नगर जो लोकसभा सीट है उसे प्रत्याशी क्या नाम घोषित होना अभी रह गया है। और होली का त्यौहार है, होली का पर्व सामने खड़ा हुआ है, तो सब लोग पारिवारिक रूप से इस समय अपने त्यौहार मनाने में लगे हैं। और निश्चित ही क्योंकि लोकसभा का चुनाव है, बहुत बड़ा इस देश का जिसको कहते हैं कि लोकसभा जो है उसका चुनाव है, तो उसके लिए जो राजनीतिक दल है अभी उनके स्तर से अपनी मिलने का जो कार्यक्रम है वो शुरू हो चुका है। अपेक्षा की आप जहाँ तक बात कर रहे हैं तो अपेक्षा के रूप में देखिए, एक नेता से जनता की जो है वही मांगे रहती हैं जो जिससे कि उसका परिवार चल सके, जिसको हम महंगाई बोलते हैं, जिससे कि हम जब रोड में निकलते हैं तो सड़कों की अपेक्षा करती है एक जनता, तो वो चाहती है कि सड़क ऐसी हो कि जिस पे हम लोग निश्चिंतता के साथ घर से निकले और निश्चिंतता के साथ सुरक्षित रूप से अपने घर में वापसी करें। तो एक ये हो गई। दूसरा, अगर आप शिक्षा की बात करें तो एक आम आदमी को अपनी शिक्षा से जो एक बच्चों को हम अगर आप राइट टू एजुकेशन की बात करते हैं तो उसके तहत जो गरीब बच्चे हैं उनका एडमिशन हो सके, जो हमारे बच्चे हैं उनकी फीस कम हो सके, यही सब हमारी मांग रहती है। इसके अलावा अगर आप स्वास्थ्य की बात करें तो हमारे जो हॉस्पिटल हैं उनमें जो प्राइवेट, आज की डेट में आप देख रहे होंगे प्राइवेट हॉस्पिटल दिन प्रतिदिन गली मोहल्लों में खुलते चले जा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि आपके जो सरकारी अस्पताल है वहाँ पे आए दिन जो है अच्छे डॉक्टर, सरकारी डॉक्टर छोड़ते चले आ रहे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल खुलते चले आ रहे हैं। तो जो गरीब तबका है, जो अपनी मांगों के लिए, अपनी सुविधाओं के लिए एक अपने नेता को चुनता है और सरकारों का निर्माण करता है, तो उसके लिए जो मूलभूत सुविधाएं हैं तो वो कहीं कोसों दूर नजर आती है। चाहे अगर हम अभी वर्तमान की बात करें, जो वर्तमान के यहाँ के विधायक सांसद हैं भाजपा के, जिनको दोबारा भाजपा ने टिकट दिया है, तो अगर हम बात करें मोदी जी का जो एक हम बात करते हैं, जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने कहा था कि भाई सब सांसद अपने अपना एक गाँव गोद लेंगे। तो उस हिसाब से अगर आप देखते हैं तो अगर हम जंगलिया गाँव जो माननीय सांसद जी यहाँ के उन्होंने गोद लिया था, तो उसकी हालत देख लीजिए। कितना बड़ा शर्म का विषय है कि आज तक हमारे जो माननीय सांसद जी हैं वो उस जंगलिया गाँव में नहीं गए। वहाँ की अगर आप बात करते हैं 20 वर्ष पुरानी जो वो एक वहाँ का तोक जो मैं पढ़ रहा था, अध्ययन कर रहा था उस गांव का, तो बूढ़ा तोक है वहाँ पे, बूढ़ा धुरा करके उसको बोलते हैं, वो तोक है। उसकी 20 वर्ष पूर्व जो है आपदा के समय जो है सड़क कट गई थी, वो आज तक उसका डामरीकरण नहीं हुआ। शिक्षा की बात करें तो मैं पूरा कर लेता हूँ, आपने जब पूछा है तो यहाँ पर आए तो हमें बोलने का आपने अवसर दिया है, हमारा सौभाग्य है। तो वहाँ पर जो अगर आप शिक्षा की बात करते हैं तो वहाँ पे बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, गाँव के बच्चों के लिए केवल 8 विषय है। आपको साइंस और कॉमर्स की एजुकेशन के शहर के लिए पलायन करना पड़ता है, तो फिर आप पलायन कैसे रोक पाएंगे? तो बहुत सारे विषय हैं। और उसके अलावा अगर मैं पर्यटन की बात करूं, देखिए आज पर्यटन की स्थिति इतनी दयनीय हो चुकी है हमारे वहाँ पे। ऐसे यहाँ पे घोषणाएं कर दी जाती है प्रशासन के द्वारा पहले ही कि भैया जो है होटल बुक है, वहाँ ट्रैफिक के कारण, मार तमाम के कारण, और होटल कारोबारी अपने को ठगा सा महसूस करता है और हाथ पे हाथ धरा बैठ रहा है। तो बहुत सारी बातें हैं। हमारी अपेक्षा वही है जो एक आम आदमी की होती है। जल जो हम स्वास्थ्य की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, वही सारी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कि स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, इन सब मुद्दों पर आज आम आदमी बात करना चाह रहा है। साथ ही साथ यहाँ कुछ और अन्य लोग भी बैठे हुए हैं हमारे साथ, शहर के जो जिन्हें बुजुर्ग कहा जाता है, रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, वो हमारे साथ हैं। जी, आपका नाम? श्री कृष्ण भट्ट।
अच्छा गणेश जी, लोकसभा चुनाव नज़दीक हैं, प्रत्याशी अपना अपना दम भर रहे हैं जीत का, और कांग्रेस भाजपा सब जोर लगा रहे हैं, तो किस तरीके की उम्मीद करते हैं, कैसा प्रत्याशी होना चाहिए, या फिर क्या कुछ ज़रूरतें हैं जो अभी बाकी होनी है? सर ज़रूरतें तो काफ़ी हैं जी। आज की राजनीति को हम देख रहे हैं कि ये पैसों की राजनीति हो रही है। जो भी ये नेता लोग आ रहे हैं पैसों के बल पर आगे आ रहे हैं, क्योंकि हम हर गाँव से अभी शहर की ओर आ रहे हैं, लेकिन वहाँ भी मैंने ये देखा कि जहाँ भी ये राजनेता आगे को आ रहे हैं सब पैसों के बल पर काम ऐसे ही हो रहे हैं। जैसे अभी ये भाई साहब ने बताया, शिक्षा के बारे में बताया, पहाड़ों में तो शिक्षा की स्थिति ऐसी है कि सरकारी स्कूल वैसे ही इन्होंने चौपट कर रखे हैं, अध्यापक दे नहीं रहे हैं। अच्छा, इधर अब जैसे हॉस्पिटल वाली बात है, हॉस्पिटलों के भी वही हाल है, कहीं जाते हैं वहाँ डॉक्टर नहीं हैं भी तो हो गया, वो भी वैसे ही बस लताड़ने के उसमें रहते हैं, वो समझते हैं जो हैं हम ही हैं। तो इसलिए मैं ये देख रहा हूँ कि थोड़ा बहुत मतलब परिवर्तन होना चाहिए, हाँ। चीज़ों में सुधार आना चाहिए, जरूर आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो मूल आम आदमी की जो बात है वो है शिक्षा को लेके, स्वास्थ्य को लेके, रोजगार को लेके, इन बातों को लेके आम आदमी आज लोकसभा चुनाव की तरफ देख रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि प्रत्याशी कितना इस पे खरे उतरते हैं। कुछ लोग हमारे साथ और सामने बैठे हुए हैं, इनसे बात करेंगे। जी सर, आपका नाम? मैं अधिवक्ता रवि पाटनी, इस समय हल्द्वानी बार एसोसिएशन में कार्यरत हूँ। जी रवि जी, आप अधिवक्ता भी हैं और चीज़ों को समझते हैं बहुत अच्छी तरह। लोकसभा चुनाव सामने हैं, किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि प्रत्याशी जो हैं वो अपनी अपनी योजनाओं का या अपने विजन का बिल्कुल बखान कर रहे हैं, और बहुत लंबी लंबी फहरिस्त है उनके कामों की। तो ऐसे में क्या लगता है, किस तरीके का प्रत्याशी होना चाहिए, या क्या क्या चीज़ें हैं जो अभी तक नहीं हो पाई हैं? देखिए, मेरा ये मानना है कि जो भी प्रत्याशी किसी भी पार्टी का जीत के आए, सर्वप्रथम उसका ये दायित्व होना चाहिए कि हम पहाड़ के जिस इलाके में रह रहे हैं उसकी अपनी मूलभूत भौगोलिक समस्याएं भी हैं और कुछ व्यक्तिगत समस्याएं भी हैं। सबसे मूल रूप से मैं समझता हूं कि पहाड़ की जो इस हिसाब से विकास हो रहा है, उस हिसाब से वहाँ के बेरोजगार युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, और पलायन की सूरत ये हो गई है कि पहाड़ लगभग हमारे खाली हो चुके हैं। तो मेरा मानना है कि सरकार इस तरह की नीति लाए कि जिससे कि जो वहाँ का युवा बेरोजगार है वो शिक्षा लेने के बाद बाहर जा रहा है, उसको रोजगार की व्यवस्था यहीं कराई जाए। और ज़्यादा अच्छा ये हो कि वो जिस जगह पे रह रहा है उसी जगह पे, जैसे हमारा एक कुटीर उद्योग के बेरोजगार युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है और पलायन की सूरत ये हो गई है कि पहाड़ लगभग हमारे खाली हो चुके हैं। तो मेरा मानना है कि सरकार इस तरह की नीति लाए कि जिससे कि जो वहाँ का युवा बेरोजगार है वो शिक्षा लेने के बाद बाहर जा रहा है, उसको रोजगार की व्यवस्था यहीं कराई जाए। और ज़्यादा अच्छा ये हो कि वो जिस जगह पे रह रहा है उसी जगह पे, जैसे हमारा एक कुटीर उद्योग प्रधान देश था, हमारा एक कृषि प्रधान देश था, उस स्थिति को भी विकास किया जाए वहाँ पे, जिसको वो छोड़ चुके हैं। लेकिन अगर आप जिस तरीके से, जिस पेशे से हैं, अधिवक्ता हैं, तो बहुत सारी समस्याएं लीगल टेंडेंसी जो होती है, लीगल बेस जो होते हैं, उनमें किस तरीके से काम हो रहा है? क्योंकि सरकार की तरफ से भी बहुत सारे केसेज आते होंगे और आम आदमी के भी, आम आदमी जिस तरीके से परेशान होता है लीगल चीज़ों में, उसके समाधान के लिए क्या कुछ सरकार? देखिए, सरकार से मेरी यही उम्मीद है कि जो अभी उन्होंने नए कानूनों में संशोधन किया है वो व्यापक रूप से हुआ है। तो मेरा ये मानना है कि एक वृहद लाइब्रेरी की ज़रूरत हमारे एक जैसे हल्द्वानी क्षेत्र में है, उसके अंदर नवीन पुस्तकों का एक प्रकाशन हो और उसमें यहाँ पे रखी जाएं, तो जिससे जो नए अधिवक्ता आए हैं वो भी उस कानून को पढ़ें, लिखें, उसको समझें और क्रियान्वित भी करें। दूसरा ये है कि कोर्ट की अपनी एक लीगल प्रोसीडिंग्स होती है कि जिसमें थोड़ा सा देरी का अभाव हर केस में रहता है। तो मेरा ये मानना है कि ये तो ऐसी चीज़ है कि जिसे जुडिशरी ही अपने स्तर पे निपटा सकती है। तो इसमें जी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज आम जनता चाहती है सरकार से कि उनको सरल किया जाए। तो हमारे साथ एक व्यक्ति और बैठे हुए हैं। जी सर, आपका नाम? मैं कमल जोशी, राज्य आंदोलनकारी उत्तराखंड। जी, राज्य आंदोलनकारी बहुत बड़ा टैग है, एक बहुत बड़ी बात है। राज्य आंदोलनकारी उत्तराखंड बनाने में राज्य आंदोलनकारियों का बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा बलिदान है। किस तरीके से देखते हैं जो सपना देखा गया था राज्य आंदोलन का, क्या वो पूरा होता नजर आ रहा है? वो पूरा छोड़ो, आधा भी नहीं हुआ। 10% आरक्षण का विधेयक विधानसभा से पारित हुआ,
राज्यपाल के वहाँ निलंबित पड़ा हुआ है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और पेंशन का मामला मुख्यमंत्री के लेवल पे अभी विचाराधीन है। जो पेंशन लगी थी वो तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत जी के समय लगी थी, उसके बाद उस पर कोई वो नहीं हुआ, उस पर आगे उस पर बढ़ोतरी नहीं हुई। जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है और जिस तरीके से कई चीज़ें बढ़ रही हैं, तो कई ऐसे आंदोलनकारी हैं जो पेंशन पे ही निर्भर हैं और जिन्होंने इस राज्य के लिए बहुत बड़े बलिदान दिए, चोट खाई, जेल गए, लेकिन सरकार उनकी कोई सुध नहीं ले रही। मेरे जो यहाँ जो भी नया सांसद आएगा वो कांग्रेस का है, भाजपा का है, उनसे अनुरोध है कि इस तरफ वो ध्यान दें। दूसरा, जो हमारी HMT फैक्ट्री है सालों से बंद पड़ी है, उसके विषय में बड़ा दुर्भाग्य से मुझे कहना पड़ रहा है। आदरणीय पूर्व राज्यपाल जो यहाँ के सांसद रहे थे कोश्यारी जी, उन्होंने कहा था कि मैं इस संदर्भ में कुछ करूँगा, लेकिन जो भी रहा उनसे नहीं हो पाया। और अब हमारे जो भी यहाँ से हमारे आदरणीय कांग्रेस के सांसद बने या भारतीय जनता पार्टी के बने, अनुरोध है कि वहाँ IIT बने, हब बने IIT का, जिससे कि पहाड़ के बच्चों का भला हो। पहाड़ के बच्चे जो पलायन कर रहे हैं यहाँ से, दिल्ली, नोएडा, बम्बई बाहर जा रहे हैं, उनके लिए हो, क्योंकि हर व्यक्ति के वहाँ पैसा नहीं है। हर व्यक्ति लोन लेके और ये करके नहीं कर पा रहा, तो उसको यहाँ पे अगर इस जगह को इसका उपयोग में लाया गया तो आसपास के लोगों को रोजगार भी मिलेगा, रोजगार मिलेगा। और मेन मैं आपको बता दूं, रोजगार की लड़ाई है। हाँ, इसको धर्म में जोड़ के हिंदू मुस्लिम करके कोई फायदा नहीं होगा। मेन हमने लड़ाई रोजगार की लड़नी है। देखिए, अंततः शाम को हम घर जाते हैं तो हमें रोटी चाहिए। ये धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बात आई केवल रोजगार की। सबसे पहली मांग, सबसे पुरानी मांग रोजगार, क्योंकि युवा मांगता है केवल रोजगार। जिस तरीके से साथियों ने बात कही कि रोजगार महत्वपूर्ण विषय है, कुछ युवा हमारे साथ हैं, युवा दिख रहे हैं, इनसे बात करेंगे। जी, आपका नाम? मनीष जोशी नाम है मेरा। मनीष, रोजगार की अगर बात करें तो उत्तराखंड को कहाँ देखते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव सामने हैं और सरकारें इस बारे में सीरियस नहीं है, फिलहाल देखी नहीं जा रही हैं, तो कहाँ देखते हैं कि रोजगार किस तरीके का है और कैसा होना चाहिए? देखिए, रोजगार के लिए पहली आवश्यकता है कि लोकतंत्र में सबसे पहले स्थिर सरकारों का होना जरूरी है, क्योंकि कोई भी योजना स्थिर सरकार ही ला सकती है, उनका क्रियान्वयन करा सकती है। केंद्र की स्थिर सरकार रही तो उन्होंने अपने योजनाओं को लागू करा, उसके बाद राज्य स्तर पर भी सरकारें स्थिरता से आई हैं, तो दोनों डबल इंजन सरकारों ने थोड़ा बहुत खाका खींचा है। विकास एकदम कर पाना और एकदम जनता के सपनों को सच कर दिखाना, चुनावी वादे तो हो सकते हैं लेकिन हकीकत में टाइम लगेगा। और रही बात रोजगार की, तो हमारे यहाँ पलायन एक बहुत बड़ी समस्या रही है। रोजगार के पलायन के लिए हल्द्वानी या पर्वतीय क्षेत्रों के लिए एक IT हब की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ ज़्यादातर युवा पढ़े लिखे शिक्षित जो हैं वो पलायन करके बाहर जा चुके हैं, दूसरे राज्यों में या देश विदेशों में जा चुके हैं। ये हमारी अर्थव्यवस्था के लिए भी ठीक नहीं है। और एक तरीके से जो रोजगार है वो जब पूंजी अपने ही राज्य में घूमेगी तो कई तरीके से सुविधा भी मिलेंगी। बिल्कुल, लेकिन बात करें, आपने कहा कि सरकारों को वक्त चाहिए। 10 साल भाजपा सरकार को हो चुके हैं केंद्र में और लगभग 7 साल उत्तराखंड में, तो इतना समय क्या एक रोजगार पैदा करने के लिए या एक रोजगार के लिए रोड मैप बनाने के लिए क्या इतना समय काफी नहीं है? देखिए, कई तरीके के सुधार देखे, जैसे शिक्षा नीति में मैंने देखा कि सरकार नई पॉलिसियां लाई है, केंद्र सरकार लाई है जो बच्चों के लिए नई शिक्षा नीति ला रही है, तो उसका यही है कि जो बच्चे पढ़ेंगे नई नीति के अनुसार तो रोजगार के अवसर अपने आप ही बनेंगे। तीसरी और ज़रूरी चीज़ों में बच्चों को आप खेल कूद के स्तर में भी देखें, बहुत सुधार आ रहा है। अब ऐसा नहीं है कि आप रोजगार, एक सरकारी नौकरी को ही रोजगार मत मानिए, स्टार्टअप की ओर भी युवाओं ने काफ़ी रुझान गया है। और आप इसको देखिए, चुनावी माहौल है तो लोगों का रोजगार का संदर्भ अलग अलग होता है। जी बिल्कुल। कुछ लोग अपने पॉलिटिकल दृष्टिकोण से इसको देखते हैं और युवाओं में काफ़ी जोश है, हर फील्ड में युवा आगे आ रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बेसिकली जो आपने बात सुनी, जो लोगों का कहना है कि उत्तराखंड को अभी विकास की और रोजगार की, स्वास्थ्य की और अन्य सड़क, बिजली, पानी, इन सब मूलभूत जरूरतों के लिए आज उत्तराखंड लगभग 23-24 साल का होने जा रहा है, लेकिन आज भी यहाँ के लोग, यहाँ के युवा, यहाँ के बुजुर्ग जो हैं वो मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्षरत हैं। तो ये सोचने वाली बात है और आने वाली सरकारों के लिए भी एक संदेश है कि इस क्षेत्र को हे दृष्टि से ना देख के यहाँ के विकास के बारे में सोचा जाए, यहाँ के पलायन को रोका जाए, यहाँ रोजगार के अवसर मुहैया कराए जाएं। जनता टीवी के लिए संजय प्रसाद, हल्द्वानी से।